हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। ये लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति। ये लुसेंट जो है सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और सारे छोटे छोटे एग्जाम में तो आते ही हैं इससे क्वेश्चन, जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं फ्रांस की राज्य क्रांति, और एक्चुअली एक वीडियो में वॉइस ये फ्रांस की नहीं अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम कवर कर दिए, और एक्चुअली एक वीडियो में वॉइस नहीं आया था जो मैंने गलती से अपलोड कर दिए थे। तो मैंने जो ये वीडियो डाले हैं उसमें वॉइस है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ये बना रही हूँ मैं फ्रांस की राज्य क्रांति, ये इसको मैं कवर कर रही हूँ आज। तो फ्रांस की राज्य क्रांति में है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। इस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। बास्तिल एक जगह था फ्रांस का, वहाँ जेल था, उस फाटक को तोड़कर क्रांतिकारी ने और बंदियों को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, फ्रांस में कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीटी में भी ये पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। आगे है यहाँ पे देखिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वें का है। देखिए ये सही नहीं है ये कथन, लेकिन लुई 14वें का ये कथन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां जो बोल देते थे वही उनका शब्द ही क्या बन जाता था? कानून बन जाता था। तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में कानून होना सही नहीं है। लुई 14वें का ये कथन है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। न्यायाधीशों का पद किसके लिए सुरक्षित होता था? कुलीन वर्ग के लिए। और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। और ये पद किसके कर्मानुगत होते थे? वंश, यानी कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की थी। यहाँ पे देखिए अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या कितना थी? 17। राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी? 17, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। और पालरमा जो था वो क्या था? एक न्यायालय था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था, और न्यायाधीशों का जो पद था वो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था, मतलब जो बड़े लोग होते थे उनके लिए सुरक्षित होता था। और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। ये पद जो था वो योग्यता के बेस पे नहीं था, क्वालिटी के बेस पे नहीं था। ये पद जो था वो वंश कर्मानुगत था, कि अगर कोई न्यायाधीश बन गया तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? न्यायाधीश ही बनेगा। तो ये चीज़ें भी गलत थी। आगे है, वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। और वर्साई एक जगह है फ्रांस में, उसके शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी एंतोनेट, वो ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी। आगे है, राष्ट्र की समाधि वर्साई पर भड़कीला राज दरबार था। राष्ट्र की समाधि वर्साई का क्या था? भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई, और लास्ट में लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। आगे है टैले।
टैले एक प्रकार का भूमिकर था, जो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। अब देखिए, टैले क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था, यानी कि भूमि पर जो कर लिया जाता था उसको टैले कहा जाता था, और धर्म पर जो कर लिया जाता था उसको टीथे कहा जाता था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। और ये किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। आगे है फ्रांसीसी क्रांति में बाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन ये सर्वाधिक योगदान करता है? बाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक क्या करता है? योगदान करता है। आगे है, बाल्टेयर चर्च का विरोधी था, और बाल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था। आगे है, रूसो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। ये देखिए, रूसो जो है वो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का क्या था? समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति बाल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? बाल्टेयर का है। नेक्स्ट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर की रचना है। देखिए, इसमें 2 बुक है, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक दार्शनिक है जिनका नाम है रूसो, ये उनकी रचना है। और लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर, लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर, ये एक रचना है जो किसके है? लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये एक बुक है, ये बाल्टेयर की रचना है। रूसो और बाल्टेयर क्या है? लेखक हैं, दार्शनिक हैं। और रूसो ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बाल्टेयर ने लिखे हैं ऑन इंग्लिश। समझ गए? आगे है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। कानून की आत्मा क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। आगे है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी किसका नारा था? क्रांति का नारा था। और आगे है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बट गए थे। 3 स्टेटस में बट गए थे, अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट थे पादरी, जिसको बोलते थे क्लर्जी। द्वितीय स्टेट थे अभिजात वर्ग, जिसको बोलते थे नोबेलिटी। जबकि तृतीय स्टेट थे इसमें देश के 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। यानी कि जो पादरी थे वो टैक्स नहीं देते थे, और जो अभिजात वर्ग थे यानी नोबेलिटी थे वो कर नहीं देते थे। बाकी तीसरे स्टेट के 90% लोग जो थे वो कर देते थे, और तीसरे स्टेट में आते थे व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? लिब्रे। आगे है, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब होती है? 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। आगे है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? तो हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था। नेक्स्ट है नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को क्या किया? समाप्त किया। नेक्स्ट है कि फ्रांस की डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन 1799 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब होता है? 1799 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं। यहाँ देखिए आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की और नेपोलियन जो थे वो अपनी पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी करते हैं। आगे है ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। यहाँ पे देखिए ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की थी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। आगे है यहाँ पे देखिए नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट है यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु यह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। क्या यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु यह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। आगे है देखिए अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। मित्र राष्ट्र में उसमें थे इंग्लैंड, अमेरिका और इटली। ये तीनों जो थे, हाँ यही तीनों शायद मित्र राष्ट्र थे या फिर एक और कोई छूट रहे होंगे, तो ये मित्र राष्ट्र थे। और वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई और 1821 में क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है नेपोलियन लिटिल
कारपोल के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना था, और नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था, और इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने ही महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या किया? सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को क्या किया? समाप्त किया। तो हम आज देखें फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे इटली का एकीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इटली का एकीकरण। हम जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।